सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितां हितान्। दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित हूं, जहां मैं आप लोगों की कुंडलियों का, जो मैंने कहा था 14 कुंडलियों का चुनाव करूंगा लगातार। अब शाम में पिछले 2 दिन से मैंने 2 कार्यक्रम बना रखे हैं। एक बात और पूछना चाहता हूं, अभिषेक उपाध्याय जी की कुंडली मैंने देखी थी पहले दिन, दूसरे दिन कौशिकी चटर्जी जी की कुंडली देखी थी। आज अनुराग जी की कुंडली लेकर के आया हूं। ये हमेशा लिखते हैं, पिछले 1 साल से लिख रहा हूं, ये भी लिखते हैं और कई सारी चीज़ें ये लिखते हैं कमेंट में कि विवाह का टूट जाना, नुकसान होना, नौकरी का छूट जाना, आदि आदि चीज़ें। तो मैंने कहा कि इनकी कुंडली भी देख ली जाए। अनुराग जी हैं, अनुराग दास इनका नाम है। 29 जुलाई 1993, 22 बजे, भिलाई छत्तीसगढ़। और इस आधार पर आपकी कुंडली में जो कुंडली बनती है वो मीन लग्न की बनती है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, आपकी कुंडली में जो चंद्रमा बनते हैं वो शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के बनते हैं। दक्षिणायन में जन्म है, थोड़ी समस्या तो रहेगी। श्रावण माह में जन्म है, इस वजह से आपको बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र दिन गुरुवार का है। अब थोड़ा ध्यान से आपको और भी निकट से आके समझाता हूं। गुरुवार के जन्मे होने का प्रभाव होगा कि व्यक्ति जो है वो थोड़ा गंभीर है और धैर्य थोड़ा कमजोर भी है। अब यहां पे दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? एक तरफ गंभीर मैं बोल रहा हूं और दूसरी तरफ अधैर्यशील, मतलब धैर्य भी धारण करने वाला नहीं बोल रहा। गंभीर स्वभाव का है और स्वभावतया उसमें एक जल्दबाजीपन भी है, अधैर्यशीलता की स्थिति, मतलब इंतजार ना करने की। वस्तुतः उसको होना तो चाहिए गंभीर आसन का, गंभीर भुजाओं का, क्योंकि गुरुवार का जन्म है तो गंभीर बुद्धि का है, क्षुद्र बुद्धि का नहीं है। और इस मीन लग्न का असर यह होगा कि व्यक्ति जो है वो अधैर्यशील है, विश्वसनीय है और बिल्कुल ही वैरागी है। वैरागी का मतलब कि उसको किसी भी चीज में बहुत ज्यादा लोभ और मोह नहीं है। समझ रहे हैं ना मैं जो बोल रहा हूं? मोह नहीं है, मोहित नहीं होता और किसी भी चीज में उसकी अनुरक्ति ज्यादा नहीं होती है, वो विरक्त होता है। दिमाग में एक साथ कई सारी चीजें चलती रहती है, ये ऋतु का प्रभाव है। ज्येष्ठा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। इस आधार पर व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान तो है पर चपल चंचल चालाक, और कई बार यही चालाकी उसे भारी पड़ जाती है। ऐसा है और ये पक्की बात होती होगी। व्यक्ति कई बार जल्दबाजीपन और अपने कुछ नए करने के तरीके को लेकर के कई बार गलत निर्णय ले बैठता है, ये बात हुआ है। मीन लग्न की कुंडली, शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह, इस वजह से धन की स्थिति कुंडली में बेसिकली कमजोर नहीं होनी चाहिए। कुंडली में धन की स्थिति इस बात पे और धन के आने का प्रभाव इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी हो रही है या कैसी स्थिति को बना करके चंद्रमा बैठे हैं। मैं जहां तक देख रहा हूं, यहां गौर करिए, 12वें भाव में स्वग्रही शनि, यानी कि व्यय न्यायपूर्वक है, व्यय गलत नहीं है और व्यक्ति के मोक्ष की स्थिति भी ठीक है। 12वां भाव परम शांति का भाव होता है, वहां से बैठ करके शनि 12वें भाव के अधिपति 12वें भाव में बैठ करके धन को सही और सुनियोजित ढंग से सही जगह पे खर्च कराने का निर्देश देंगे। वहीं उनकी तीसरी दृष्टि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे नीच की पड़ेगी। इस कारण से व्यक्ति को धन की समस्या में जाना पड़ता है, या कई बार धन देर से आता है, मशक्कत से आती है। यहाँ के अधिपति भी ऋण में बैठे हैं, इस वजह से ये दरिद्र का दोष या दरिद्री का दोष लग जाता है। कई बार व्यक्ति दूसरों के चक्कर में पड़ करके अपना धन हानि स्वयं के ही हाथों से लिख देता है या कमजोर कर बैठता है, और गलत संगति में भी पड़ने के या गलत संगति में पड़ करके या दूसरों के दबाव में आकर के या कई बार इमोशनली ब्लैकमेल होकर के अपना धन नुकसान में डाल देता है। क्योंकि धन के अधिपति अपने भाव से पंचमस्त गए हैं मित्र की राशि में, और यहाँ के अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में यश को नुकसान में डाल रहे हैं। अकेले बैठ करके प्रेम संबंधों में और विवाहों में अड़चने पैदा करने का काम कर रहे हैं। दूसरे भाव के अधिपति के ऊपर शनि की दृष्टि और दूसरे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि, मतलब मंगल के ऊपर भी शनि की दृष्टि है और इस भाव के ऊपर भी शनि की दृष्टि है। अब ऐसी स्थिति में
जो विवाह के लिए संबंध आएंगे वो या तो देर से आएंगे, या तो मुश्किलें होंगी, या तो विवाह टूटेगा, या किसी न किसी वजह से विवाह कमजोर होता है, या विवाह देर से हो, या विवाह के लिए संबंध के लिए जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं उसमें मुश्किलें किसी न किसी, अब कोई कारण, इसका मैं एक ना कारण दूं, कई कारण हो सकते हैं। तो ये स्थिति रही। 7वीं दृष्टि यहां और 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली में भाग्य भाव पे। तो वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल पहले ही कमजोर। इस कुंडली के लिए मंगल अच्छे होते हैं, कमजोर और खराब नहीं होते, लेकिन चूंकि ये कुंडली लग्न के अधिपति गुरु जाकर के जन्म कुंडली में सप्तम में बैठ करके वापस लग्न को देख रहे हैं, और साथ ही साथ बुध भी भद्र योग लगा रहे हैं शुक्र के साथ बैठ करके, जो शुक्र आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति हैं। अब ध्यान से समझिए, तो लग्न के अधिपति ने वापस लग्न को देखा, लग्न बली यानी कि व्यक्ति है बढ़िया, स्वास्थ्य ठीक है, उसके पास कम से कम उसकी आत्मा पवित्र है, उसका स्वभाव ठीक है, वो चिरंतन है, वो सुखी है, वो निर्मोही है, वो वैरागी है, ये सारी चीजें हैं। और व्यक्ति का अलग दर्शन होता है, जीवन को देखने का तरीका और नजरिया अलग है। आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो सभी करते आए हो, आपको कुछ अलग करना ही होगा, और निस्संदेह आप इसी के लिए जन्मे भी हैं। दूसरे नंबर पे शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पे जो धन भाव के अधिपति और धन भाव पे जा रही है, ये आपकी समस्या के मूल जड़ बने हुए हैं, और यही आपकी कुंडली की सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। क्योंकि आपकी कुंडली में अभी शुक्र की दशा चल रही है, जो कि इस कुंडली में अष्टम भाव के और तृतीय भाव के अधिपति हैं। दुह स्थान के अधिपति जब एक्टिव हों और वो जाकर के जब जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठे हों, जरा ध्यान से समझने की बात है, अष्टम भाव के अधिपति चतुर्थ स्थान में बैठ करके कुंडली को कमजोर कर रहे हैं, और व्यक्ति के सर्वस्व मानसिक सुख को कमजोर करने का परिणाम करने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण मानसिक शांति को भंग करने का भी काम कर रहे हैं। अब निकट से समझिए, तो इस भाव के ऊपर किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं, यहाँ पे शुक्र दिग्बली हो जाते हैं, बुध यहाँ पे स्वग्रही हैं, गुरु इस भाव से केंद्र में जा रहे हैं, तो चीजें मिलेंगी देर से, पर मिलेंगी जरूर। ऐसा इसलिए भी क्योंकि चिरंतन सुख और परम शांति का जो भाव होता है, परम सुख का जो भाव है, वो यहां पे है। ऋण मुक्त होने का भाव, व्यक्ति ऋण में मरेगा नहीं, क्योंकि 12वें भाव में शनि स्वग्रही और 6ठे भाव में मंगल बैठे हैं। देना मुश्किल होगा, दे करके निकालना मुश्किल है, देना नहीं। लेना चाहते हैं ले लीजिए, और काम निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल निकाल लीजिए। दूसरी बात है, चंद्रमा पे राहु का प्रभाव, और चंद्रमा नीच के, जिनका नीच भंग जन्म कुंडली में मंगल कर रहे हैं, क्योंकि मंगल की इस पे दृष्टि है, लेकिन चंद्रमा 27 डिग्री के हैं, कमजोर हो रहे हैं, राहु 17 डिग्री के हैं, अंतर वहां पे ग्रहण का बड़ा ज्यादा है। वहां पे ग्रहण लगा नहीं है, वो सिर्फ बैठे हैं। इस वजह से मन तो कितना भी कमजोर होगा, क्योंकि उसके पास पक्ष का बल पहले से है, शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के और 10वीं तिथि के चंद्रमा अच्छे होते हैं, तो व्यक्ति का मन कम से कम उसके पास है, वो अपने आप को ढाढ़स, साहस और अपने आप को इकट्ठा कर लेता है, नहीं तो और भी तितर बितर हो जाता और परेशानी और भी बढ़ जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ देखने को बैठे हैं, वस्तुतः ग्रहण लगा वगा नहीं है। मंगल की दृष्टि पड़ रही है भाग्य के अधिपति। अब एक बात और बताता हूं, तो जन्म कुंडली में सुख भाव के अधिपति सुख भाव में, लेकिन अष्टम के अधिपति के साथ और गुरु से केंद्र में होने के कारण व्यक्ति की कुंडली में आरंभ कष्टदायक हो सकता है, पर अंत बड़ा अच्छा है, अंत बड़ा अच्छा है। पुरस्कार मिलने के योग हैं। जन्म कुंडली में पराक्रम भाव के अधिपति लग्न में आ रहे हैं, केंद्र में आ रहे हैं, केंद्र के चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में त्रिक भाव के अधिपति का केंद्र में जाना और अपनी शुभता को नष्ट करना, ये पक्की बात है। मीन लग्न की कुंडली के लिए शुक्र बहुत अच्छे नहीं होते, वो केंद्र में आकर के अपने शुभ प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं, और साथ ही साथ गुरु भी इस कुंडली में लग्न के अधिपति होने के साथ साथ दशम भाव के अधिपति होकर के केंद्राधिपति दोष से युक्त हो रहे हैं। इसका मतलब यह बनता है कि जन्म कुंडली में गुरु का जो प्रभाव होगा वो व्यक्ति के संपूर्ण चीजों के प्राप्त होने में विलंब, या उसमें गुरु का कोई विशेष सहयोग नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रही होगी मैं जो समझा रहा हूं। क्यों नहीं मिल रही है चीजें जो आप चाहते हैं? क्योंकि यहां के अधिपति शनि की दशा में मिल सकती हैं, शनि दे सकते हैं, लेकिन वो भी इस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते। तो अच्छा कौन कौन नहीं हुए? इस कुंडली में बुध अच्छे नहीं हुए क्योंकि सप्तम के अधिपति हो गए। इस कुंडली में शुक्र अच्छे नहीं हुए और आप अभी उसी की दशा में जी रहे हो। तो जरा सोच के देखिए कि व्यक्ति ने अपना अगर सब कुछ नुकसान में किया है और सब कुछ नुकसान हुआ है उसका,
चाहे वो विवाह की बात हो, चाहे वो घर परिवार में मृत्यु की बात हो, चाहे वो ऋण में जाने की बात हो, चाहे उसके काम छूटने की बात हो, चाहे जीवन में प्रत्येक प्रकार की समस्या जो भी उसके जीवन में आ रही है, अगर वो अष्टमेश और त्रिक भाव के अधिपति की दशा में आ रही है तो क्या वो आश्चर्य है? बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल है, ये ग्रह हैं जो मत देते हैं, और जो नहीं मानते उनके तो नेत्र खुल जाने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं और निस्संदेह ये किसी एक ज्योतिषी के पास की कुंडली नहीं है, ये कुंडली कई ज्योतिषियों के पास गई होगी, मैं दावे के साथ ही बात कर सकता हूं। यूट्यूब का संसार ऐसा जो आपको खुला प्लेटफॉर्म दे देता है, और यहां पर तो लोग दर्शकों के लिए भागे भागे फिर रहे हैं, मेरे वीडियोस के व्यूज बढ़ जाएं, और शायद ये भी मैं भी वही कर रहा हूं। लेकिन ईमानदारी कितनी है? कहीं मैंने आपसे आपकी कुंडली देख करके और ये ना कह दिया कि मैं यहां आने वाला हूं, मिल लेना, मैंने ये नहीं कहा है। गौर से समझने की बात है। मैंने आपकी कुंडली देख करके ये नहीं कहा है कि ये रत्न मेरे यहां से मिल जाएगा, गौर करने की बात है। मैंने आपकी कुंडली देख करके ये नहीं कहा है कि मैं यहां दिल्ली आ रहा हूं, बंबई आ रहा हूं, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई आ रहा हूं, मेरे यहां नंबर लगा लीजिए। खबरदार जो ऐसी बात मेरे बारे में शिकायत करी तो, और ये घूमना बंद करो, घूमना बंद करो पहले, कि इस ज्योतिषी को भी दिखा लिया, उस ज्योतिषी को भी दिखा लिया, 25 जगह पे घूम लिए और किसी का उपाय किया नहीं, तो 2 थप्पड़ लगा करके अपने आप को शांत बिठा लो। पक्की बात है, लोग आजकल करते हैं, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं और मुझे आवश्यकता है दर्शकों की, तो मैं तो चाहूंगा कि भाई मेरे पास ज्यादा कमेंट आए और मेरे पास ज्यादा है, पर वास्तव में आपका काम किसने अच्छे से किया है, इस बात को बहुत ईमानदारी से समझने की आवश्यकता है। आपका काम ईमानदारी से किया किसने है? अगर आपकी कुंडली चुनी गई थी या कुंडली देखी गई है तो उसने बताया कितना है और आपका अध्ययन कितना पक्का था, और आपकी कुंडली को देखा किसने, कितने दिल से, ये समझने की बात है। यहां गुरु अकेले, और यहां के अधिपति बुध जो है वो इस भाव में शुक्र के साथ बैठ रहे हैं। सप्तम भाव के अधिपति अष्टम भाव के अधिपति बुध के साथ बैठ रहे हैं, शुक्र के साथ। ये दोनों एक साथ बैठने के कारण कई बार दाम्पत्य कमजोर होता है, और दरअसल केंद्र में शुभ ग्रह अपने शुभ प्रभावों को कमजोर कर देते हैं। तो 3-3 शुभ ग्रह के बैठने से जहां व्यक्ति का नेचर जो है वो बड़ा अच्छा बन जाता है, इमोशनल, करुणा, उदारता, प्रवृत्ति अच्छी, दैवत्व का गुण, और किसी को भी रुष्ट न करना, सबको खुश करने का प्रयास करना, सबके हिसाब से काम करने का एक जिम्मा और ये तमगा ले लेता है व्यक्ति। वो कभी भी किसी को रुष्ट नहीं करना चाहता है, और इस वजह से उसकी लगी पड़ी रहती है। लोग आपका लाभ ले लेते हैं और बाद में ठेंगा दिखा देते हैं, अंगूठा ले लो। तो ये ना हो, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। आप बड़े सीधे बन जाते होंगे, कई बार बदला नहीं लेते, इस वजह से दुनिया आपका हो जाता है। दूसरी बात, यहां देखिए जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव को समझने की बात है। यहां के अधिपति बैठे तो यही हैं, लेकिन इनकी डिग्री देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र में 25 डिग्री के बैठे हैं, और पुनर्वसु नक्षत्र का अधिपति गुरु जन्म कुंडली में अकेले। लेकिन एक बात और भी है, किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यश केंद्रे बृहस्पति, केंद्र में गुरु बैठे हैं, केंद्राधिपति दोष लगाया उनको, पर यह कोई खराब दोष नहीं होता। मैं इतनी बात तो जरूर कह सकता हूं कि लग्न के अधिपति ने कम से कम लग्न को देखा तो है, लेकिन उसके पास बल वो बहुत बढ़िया बैठे हैं। 15 डिग्री 38 कला हस्त नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र जो इस कुंडली के लिए बनते हैं, पंचम के अधिपति, और जाकर के नीच के हुए हैं। इस वजह से गुरु के पास बल कम हो रहा है, लेकिन एक अतिरिक्त बल उसको ऐसे मिल रहा है क्योंकि वो भाग्य भाव में बैठे हैं। एक अतिरिक्त बल उसको मिलेगा क्योंकि हस्त नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा कम से कम गुरु से तृतीय एकादश में हैं, तो कमजोर तो जरूर होंगे क्योंकि वो केंद्र में नहीं है, लेकिन मंगल से वो केंद्र में आ रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति के मन के पास एक साहस और एक बल जरूर रहेगा। तो ये बल को ही हमें बना करके रखना होगा, हमें उसी बल की आवश्यकता है और हमें उसी का इंतजार भी करना होगा। आपकी कुंडली के लिए सिंह राशि अच्छी नहीं होती, धनु राशि अच्छी नहीं होती, और मेष राशि अच्छी नहीं होगी, तो अच्छी कौन? तो कर्क राशि अच्छी होती है और वृश्चिक राशि अच्छी होती है। इन लोगों के संपर्क में आइए, इस शहर में जाकर के अपना काम करिए। अगर कोई भी व्यवसाय या प्रतिष्ठान करना चाहते हैं तो वृश्चिक राशि से नाम रख लीजिए और कर्क राशि से नाम रख लीजिए। दूसरी बात, आपकी कुंडली में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का चरण है, चौथा चरण। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में, और इस नक्षत्र के अधिपति होते हैं शनि। मंगल चरण के अधिपति, इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अधिपति शनि होते हैं, चरण के अधिपति होते हैं मंगल, और साथ ही साथ ये लग्न बना है मीन का। अब जरा विचार करिए, निकट से समझना मेरी बात को अनुराग जी। चरण के अधिपति बन गए मंगल, जो कि शनि के शत्रु होते हैं। गुरु और शनि बहुत अच्छे मित्र नहीं होते। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब सीधा सा है कि तीनों ही क्रमशः एक दूसरे के, गुरु और मंगल तो चलो ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के मित्र होते हैं। इसका मतलब है कि गुरु और मंगल की दशा इस कुंडली में कैसी जा सकती है, तो ध्यान से, मंगल इस कुंडली के लिए लाभ, भाग्य और धन के अधिपति होते हैं। इसका मतलब है कि मंगल की दशा अच्छी जाएगी, पर इस कुंडली के लिए शनि की दशा अच्छी नहीं जाएगी। गुरु की दशा इस कुंडली में अच्छी जाएगी। मंगल और गुरु में किसकी दशा सबसे ज्यादा अच्छी जाएगी? जब हम इस पे विचार करते हैं और मंथन करते हैं, तो इस कुंडली में गुरु की दशा अच्छी जाएगी और मंगल की दशा मध्यम फलदायी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल रोग भाव में बैठे हैं और भाग्य को बल देखना पड़ रहा है, बल देने की आवश्यकता है, बजरंगबली की आराधना की आवश्यकता है, और साथ ही साथ वहां पे चंद्रमा और राहु बैठे हैं, वहां के अधिपति त्रिक भाव में बैठे हैं। इस भाव से केंद्र में शनि जैसा पापक ग्रह बैठा है। इस कारण से इस भाव से केंद्र में इस भाव के अधिपति बैठे तो हैं, लेकिन वो पापक ग्रह है। अगर यही मंगल यहां ना बैठ करके यहां बैठे होते, मतलब तृतीयस्थ, और यही शनि यहां ना बैठ करके यहां बैठे होते, मतलब तृतीयस्थ, तो नवें भाव को बल मिलता। वो भाग्य को जो एक कमजोरी मिल रही थी उसको साहस मिल जाता, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। याद रखिएगा, मैंने ये सूत्र बताया था कि किसी भी भाव से तीसरे अगर पापक ग्रह बैठे हों और अगर आप उस भाव का अध्ययन कर रहे हैं तो उस भाव का बल बढ़ जाता है। अगर भाग्य भाव से तीसरे पापक ग्रह बैठे होते, जैसे यहां या जैसे यहां, तो निसंदेह इस भाव का बल बढ़ जाता। लेकिन अगर इस भाव से केंद्र में अगर शुभ ग्रह बैठे होते, जैसे कि नहीं बैठे हैं चौथे, इस भाव से केंद्र में जैसे कि नहीं बैठे हैं चौथे, एक अतिरिक्त बल इसको मिलेगा क्योंकि इस भाव का अधिपति इससे केंद्र में जा रहा है, परंतु वो पैतृक संपत्ति में बदलाव करेगा। पैतृक संपत्ति में कई बार ठसक देता है, झगड़ा, लड़ाई, और कई बार उसमें परेशानी, या कई बार नल एंड वॉइड कुछ भी होता ही नहीं है, या कई बार उसके लिए लड़ना पड़ता है। पर हाँ, इतनी बात भी जरूर कहूंगा कि वो लड़ने के बाद वो संपत्ति आपकी जरूर ही हो जाती है। नौकरी वगैरह के लिए या दशम भाव के लिए, तो दशम भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, व्यक्ति की कुंडली में लक्ष्मी संपन्न या महालक्ष्मी योग लगा हुआ है। जन्म कुंडली में शुक्र और बुध यहाँ बैठे हैं, ये बैठने को साथ बैठे हैं, पर वस्तुतः डिग्री बड़ी काफी अंतर का है, 2 डिग्री और 25 डिग्री का अंतर बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद सूर्य आपकी कुंडली में पुष्य नक्षत्र के बैठे हैं, जिसके अधिपति शनि स्वग्रही हैं इस वजह से। लेकिन गौर करिए तो सूर्य और शनि का कोई संबंध विशेष नहीं बन रहा है। शनि जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति मंगल रोग भाव में बैठ करके आलस्य बनने का, आलस्य देने का। अब एक बात और भी है, जरा समझिएगा, आप दूसरे के काम के लिए तुरंत तत्पर हो जाते होंगे, पर अपना काम आज का काल, आज का काल, काल का काल, काल का काल, वो होता रहता होगा। ये ना करो, ये बिल्कुल गलत बात है। और कहीं ना कहीं आपके काम में यही, ये जो बेड़ी है वो यही है, क्योंकि आपको ये वक्त ही नहीं मिल रहा है कि काम कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं। दिमाग में कई सारी चीजें प्लानिंग के तौर पे बन रही हैं, पर व्यक्ति को आरंभ ही नहीं मिल रहा है। अब वो आरंभ मिलेगा कैसे? मंत्रों के बल से। मंदिर जाइए, जप करिए, मंदिर धोने का काम करिए, आराधना करिए, गाय की सेवा करिए, ब्राह्मणों की पूजा करिए, ब्राह्मणों को द्रव्य दक्षिणा चाहे जितना हो, 1 रुपया हो या 2 रुपया हो, उतना ही दिया करिए। और अगर ये भी ना बन पड़े तो अगर कम से कम आपकी कुंडली में चूंकि लग्न को गुरु देख रहे हैं और भाग्य के कारक होते हैं, तो निसंदेह मैं एकादशी का व्रत कह सकता हूं, और दूसरा अगर हो सके तो पूर्णिमा का व्रत कह सकता हूं। अगर तीसरा तो कम से कम आप की कुंडली में अभी शुक्र की दशा चल रही है और ये आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। त्रिक भाव के अधिपति हैं, आपके समस्त सुख को उन्होंने छिन्न भिन्न कर रखा है। माता दुर्गा के दर्शन, माता दुर्गा के मंदिर का दर्शन किया करिए, या साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ प्रत्येक शुक्रवार को कम से कम कर लेना चाहिए। ये काम आप कर सकते हैं, बाकी के लोग ना करिएगा। यह सिर्फ इस कुंडली की बात है। नवांश कुंडली में शनि लग्न में बैठे हैं, जो कि होते हैं चतुर्थ के अधिपति। दाम्पत्य का सुख जरूर है क्योंकि गुरु और बुध बैठे हैं, वो दे देंगे। गुरु वर्गोत्तम हो रहे हैं। गुरु यहाँ पे अगर देखते हैं तो मीन राशि, यहाँ पे लग्न के अधिपति अष्टम में, इस वजह से व्यक्ति खाली रणनीति ही बनाता रह जाता है। कई बार उसको बेसिक या धरातल पे लाने में मुश्किल और मशक्कत हो जाती है। शुक्र और केतु यहाँ बैठे हुए हैं, इस वजह से काम के साथ शांति नहीं मिलती। व्यक्ति जीवन भर काम के पीछे भागता रहता है और कई बार वो ऐसे ही प्रलाप करता रहता है और भागता रहता है। तो 2 थप्पड़ लगा करके अपने आप को शांत करो पहले, और उसके बाद इधर उधर का काम करना। दूसरों के पीछे बहुत ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया बड़ी बनाती है तो वो मत बनना। हाँ, पक्की बना। चंद्रमा है यहाँ पे, आपके पास धन है अगर तो लगा लीजिए। हाँ, काम की बात करते हैं
तो सूर्य की दशा आपकी कुंडली में 2023 से आने वाली है और आप मीन लग्न के हैं। लग्न के अधिपति जो है वो कन्या राशि में बैठे हैं और कन्या राशि के जो गुरु होते हैं वो कम से कम आपको व्यवसाय करवाते हैं। आप अगर हो सके तो कहीं अभी फिलहाल में नौकरी भी कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी। अगर कुछ भी ना बन पा रहा हो तो आप चंद्रमा से संबंधित या फिर शुक्र से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं। शुक्र से संबंधित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दशमांश कुंडली में जो मुझे शुक्र दिख रहे हैं वो अच्छे दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उच्च की राशि से केंद्र में बैठे हैं और राहु दिग्बली है, तो शुक्र को राहु का संग मिल रहा है। लग्न में शनि बैठे हैं जो कि आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। तो लग्न के अधिपति मीन, लग्न के अधिपति मीन, यानी कि ये शुक्र के केंद्र में बैठ जाने से और वर्गोत्तम हो जाने से शुक्र के पास भी अतिरिक्त बल मिल रहा है और वो बलवान है। इसका मतलब है कि हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो पूजा पाठ से हो, जो सजावट से हो, डेकोरेशन, सजावट आदि चीजें जो होती है ना, वो कैसे आजकल विवाह में सजाने का काम होता है। विवाह में जितने भी सामान विवाह की सामग्री के लिए उपयुक्त होते हैं आप उसकी दुकान खोल सकते हैं। या ऐसे मैनेज करने वाला काम जो बोलते हैं ना, आजकल तो एक कोई ऐसा काम भी है जो प्लानिंग करते हैं लोग विवाह में, जो वेडिंग प्लानर, वो काम आप वो कर सकते हैं। तो ये चीजें हो जाती हैं। उसके बाद आप होटल का कारोबार कर सकते हैं, टिम्बर का काम कर सकते हैं, कपड़ों का कारोबार कर सकते हैं, कॉस्मेटिक चीजें, मिठाइयाँ, दूध से संबंधित चीजें, खोया, पेड़ा, लड्डू, ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। खट्टे फल, शहद, मिठाइयाँ, खाने पीने की सामग्री, ये रेवड़ी, मिठाई, ये आदि चीजें। अब आप देख लेना कि क्या क्या कर सकते हैं। ये सब चीजें आपकी कुंडली में बनती हैं। ग्रह की स्थिति के आधार पर अगर मैं कहूं तो सूर्य आपकी कुंडली में युवावस्था के बैठे हैं, वो उनकी डिग्री बड़ी अच्छी है, 12 डिग्री के। चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर हैं, वो कमजोर होंगे, बाल अवस्था के होंगे क्योंकि डिग्री उनकी 27 की है। मंगल आपकी कुंडली में जो बैठे हैं वो इस कुंडली के लिए भाग्येश और धन भाव के अधिपति होते हैं। मृतप्राय होंगे क्योंकि उनकी डिग्री 27 डिग्री की है और वो विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, तो मृतप्राय हो जाएंगे। तो भाग्य भाव के अधिपति मृतप्राय, और वो अपनी राशि का बल भी बढ़ा रहे हैं, पर परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं। दूसरी बात कहूंगा, भाग्य के अधिपति मृत हो गए, इसका मतलब क्या कि भाग्य कमजोर हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में गौर से देखिए, मंगल यहाँ पे राहु के साथ आ रहे हैं और अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। यहाँ पे मंगल जो बैठे हैं, यहाँ भी मित्र की राशि में बैठे हैं, यहाँ भी मित्र की राशि में, यहाँ भी तीसरे नंबर के भाव में जा रहे हैं। पापक भाव है, लेकिन पापक ग्रह बैठे हैं तो ठीक ही होगा क्योंकि वो धन भाव के अधिपति होकर के अपने भाव से आगे जा रहे हैं, तो धन दे सकते हैं। और मीन लग्न की कुंडली में लग्नेश के मित्र होने के कारण और साथ ही साथ यहां से बैठ करके वो अपनी राशि को देख रहे हैं, तो कम से कम कुछ नहीं देंगे तो भाग्य का बल तो जरूर देते रहेंगे। इसका मतलब है कि हमें बजरंग बली की पूजा, हनुमान चालीसा के 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ और सरसों तेल का दीपक ये भी जला लेना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बुध की बात करता हूं तो बुध आपकी कुंडली में जो बैठे हुए हैं वो 25 डिग्री के मृतप्राय हैं ये भी, तो इस वजह से भी बुद्धि कई बार भ्रमित हो जाती है। आप जरा अपनी कुंडली में बुध और मंगल को देखिए। बुध और मंगल दोनों एक दूसरे से तृतीय एकादशवें, बुध और चंद्रमा एक दूसरे से षडाष्टक, तो इस भाव के अधिपति यहीं बैठे हैं, तो कम से कम चलो एक आंतरिक सुख, शांति, और व्यक्ति जो है वो अजब तरीके के प्रलाप में है या अजब तरीके के आलस्य में है, तो कम से कम ये तो ना करिए और बिल्कुल भी मत करिए। ये बात समझने की है। शुक्र गुरु आपकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छे बैठे हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और वो परिणाम भी देंगे 100%। शुक्र आपकी कुंडली में बाल अवस्था के होंगे क्योंकि उनकी डिग्री जो बैठी हुई है वो 2 डिग्री की है और वो संख्या विषम संख्या की है। शुक्र और शनि आपकी कुंडली में, शनि भी जो बैठे हुए हैं वो 4 डिग्री के हैं, बाल अवस्था के हैं। राहु और केतु आपकी कुंडली में दशाओं में अच्छे परिणाम देने वाले बन रहे हैं। लेकिन एक बात और बताता हूं, जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर यह द्विस्वाभाविक लग्न बना है और द्विस्वाभाविक लग्न बनने से व्यक्ति कई बार कट्टमकुट हो जाता है, उसको समझ ही में नहीं आती चीजें कि कहां से शुरू करूं और कहां से खत्म, या उसके लिए कौन फायदेमंद है और कौन उसको नुकसान कर रहा है। कई बार वो इसी उधेड़बुन में अपना पूरा जीवन बिता देता है और उसको फिर भी ना तो अच्छे मित्र मिलते हैं और ना तो अच्छे दुश्मन। वो कई बार अपने ही लोगों के पीछे लगातार अपना वक्त देता रहता है और अपनी बातें सुखाता रहता है। ये ना करिए, आप लोगों के द्वारा इस्तेमाल ना किए जाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा। और एक बात और कहता हूं, आप ऋण में नहीं रहेंगे, ऋण से मुक्त हो जाएंगे, पर दे करके ऋण बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। आप ऋण दे नहीं सकते क्योंकि ऋण भाव के अधिपति जन्म कुंडली में बहुत अच्छे नहीं बैठे। हालांकि कर्क में वो जाकर के खुश होते हैं लेकिन अकेले बैठे हैं। और इसके पास जरा देखिएगा तो इस भाव पे शनि की दृष्टि है जो कि इस कुंडली में
ऋण से मुक्त होने का भाव है, ऋण मुक्ति के भाव के अधिपति ऋण मुक्ति के भाव में बैठे हैं, व्यय को संतुलित कर रहे हैं, लेकिन वो आपको दरिद्र भी बना रहे हैं क्योंकि धन भाव के अधिपति ऋण में जा रहे हैं। और ऋण भाव से मुक्त या 12वें भाव के अधिपति धन भाव को देख करके आपका खर्च कभी भी कम होता ही नहीं है। डेली बेसिस का इनकम कभी भले प्रभावित हो जाए लेकिन एक्सपेंस कभी प्रभावित नहीं होता, वो लगातार बना रहता है। तो ऐसी स्थिति ही बन रही है, हमें इससे निपटने के लिए इतनी सारी चीजें करनी होंगी। तब तक के लिए कार्यक्रम जरूर देखा करिएगा। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं कि आप बने रहेंगे और साथ ही साथ बहुत ज्यादा ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ेंगे नहीं, और ना पड़ी नहीं तो हड्डी चूस करके खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। गीता जी के 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो व्यक्ति सकाम भक्ति का प्रभाव लेकर के, या फिर मैं अगर ये काम करूंगा तो मुझे ये चीज मिल जाएगी, अगर ऐसी चीज लेकर के अगर आप कोई भी पूजा पाठ मंत्र जप देव आराधना तर्पण आदि करते हैं, पूजा पाठ वगैरह, वो मिल जाती है। लेकिन वो परमात्मा या परम पिता परमेश्वर भगवान नारायण के द्वारा ही विहित होती है। मतलब वही देते हैं, उनके ही आदेश के बाद वो देवता जिनकी आप आराधना करते हैं वो देने में सक्षम होते हैं। मतलब सीधे तरीके से, स्पष्ट तरीके से बता दूं, आप आराधना चाहे किसी की भी कर रहे हैं, दुर्गा जी की, ठाकुर जी की, किसी की भी करें, दुर्गा जी की, बजरंगबली की, हनुमान जी की, गणेश जी की, किसी की भी करें, वो सब तभी आकांक्षा और आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए युक्त होते हैं जब भगवान नारायण की कृपा हो जाती है। मतलब वही सर्वोच्च है और उन्हीं की कृपा मात्र से आपका काम बन जाता है। कर तो आप किसी दूसरे के लिए रहे हो या करते तो आप किसी दूसरे की आराधना है, पर मंत्र सभी जाकर के उनके ही शरण में जाते हैं और उनके ही पास जाते हैं। ये समझने की बात है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अनुराग जी, आपकी कुंडली ये थी, इसको समझने का प्रयास करिए और निस्संदेह अपने आप को और भी बेहतर बनाने का। आपकी कुंडली में सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपकी कुंडली में लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रहण जैसा कोई प्रभाव नहीं है। आपकी कुंडली में शुक्र और बुध बढ़िया बैठे हैं, तो इंतजार किस बात का, आगे बढ़िए और मैंने जो जो चीजें कही हैं उसको थोड़ा ध्यान देकर के समझने का प्रयास करिएगा। तब तक के लिए फिर से नमस्कार करता हूँ।